क्यों इनसाइड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पर आधारित जो सीरीज चला रहे हैं उसी के अगली कड़ी में हम आज स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन से आप जैसा कि जानते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर जो शासन किया जाता है, जिससे संचालन होता है, जैसे कि शहरों में पार्षद होते हैं, ग्रामों में पंच वगैरह होते हैं, और ये सब मिलके जो वहाँ पे सुचारू रूप से शासन संचालन करते हैं ग्राम सभा के रूप में, शहर में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के रूप में। तो ये सभी हमारे स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर हम विकेंद्रीकरण का अंतिम पैमाना मानते हुए गांधी जी की अवधारणा को चरितार्थ करते हैं व प्रत्येक व्यक्ति को शासन सत्ता में भागीदार बनाने का काम करते हैं। इसे ही हम स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्तर पर ही स्वशासन की बात कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्थानीय स्वशासन या स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है को सुचारू रूप से चलाना, लोकतांत्रिक बनाना एवं समस्याओं का समाधान करना, ये सभी स्थानीय स्तर पर करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। इसका आप अगर आसान भाषा में समझेंगे तो लोगों द्वारा उनकी ज़रूरतों का उनके खुद के द्वारा ही निराकरण करना व उन चीज़ों को पा लेना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। बात करते हैं कि भारत में पंचायती राज का विकास क्रम। भारत में पंचायती राज का विकास क्रम की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ कमेटियां बनाई गई, कुछ समितियां बनी, जिन्होंने भारत में पंचायती राज के विकास क्रम को आगे बढ़ाया था। सबसे पहले हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ये जनवरी 1957 में बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में दे दी थी। इसका उद्देश्य था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसके कार्यों की जांच करना और बेहतर ढंग से कार्य करना व उनका क्रियान्वयन करना, ये सभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम से जुड़े हुए मुद्दे थे जिनके बारे में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इसकी सिफारिशें थी 3 स्तरों पर। इन्होंने जो पंचायती राज, या हम बोल सकते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन था, उनका त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत, इन तीनों रूपों में ग्राम, ब्लॉक और जिला, 3 स्तरों पर इन पंचायतों की बात की इन्होंने। फिर दूसरी जो कमेटी आती है हमारी, वह थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1997 में बनाई गई, जिन्हें 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति का उद्देश्य था जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, जो पंचायती राज था, इसको हम कैसे लागू करेंगे इसकी समीक्षा करना था। इन सबको लेके अशोक मेहता समिति बनाई गई। इसकी सिफारिशें की गई 2 स्तरों पर, इन्होंने सिफारिशें की। इसकी सिफारिशों में सबसे पहले जो सिफारिशें आती हैं तो वो आती है कि भाई कैसे हम जिला स्तर और मंडल स्तर पर पंचायतों का निर्माण करेंगे। तो इन्होंने जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ये 2 प्रणालियों की इन्होंने बात की थी अशोक मेहता समिति। ये द्विस्तरीय पंचायती राज को लागू करने के पक्षधर थे। अब बात करते हैं हम जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति की जब हम बात करते हैं तो 1985 में गठित हुई ये समिति। इसने जो इसका उद्देश्य था कि पंचायती राज को मजबूत कैसे करें, वह पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जब पंचायती राज व्यवस्था थी वह संपूर्ण रूप से सुचारू नहीं हो पाई थी, तो इसको फिर से हमें पुनर्जीवित करने का भी कार्य जो है जीवी के राव समिति द्वारा किया गया। इनने कुछ सिफारिशें दी। इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का केंद्र बनाया जाना चाहिए। जो जिला स्तर होना चाहिए वो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का केंद्र बनाया जाना चाहिए, और पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो निर्वाचन पद्धति भी है वो पंचायती राज व्यवस्थाओं में नियमित होना चाहिए। फिर इसी क्रम में जो सबसे प्रभावशाली वह एक ऐसी समिति का निर्माण किया गया जिसने पंचायती राज व्यवस्था का ही पूरा स्वरूप परिवर्तन कर दिया। 1986 में बात करते हैं एमएल सिंघवी समिति की। एमएल सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थानों का पुनरुत्थान करने का कार्य किया। इन्होंने कुछ सिफारिशें लागू की। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि इन्हें संवैधानिक दायरे में लाया जाए और संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। फिर संवैधानिक मान्यताओं को नया अध्याय जोड़ना चाहिए। जो संवैधानिक मान्यताएं देने के लिए एक नया अध्याय जोड़ना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि भाग 9 जोड़ा गया है, 9 जो बोलता है स्थानीय स्वशासन 9 और 9A, ये दोनों। फिर बात करते हैं पंचायती राज में नियमित, निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने चाहिए। जो चुनाव की बात कर रहे थे जीवी के राव समिति, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया कि पंचायती राज में नियमित, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने चाहिए। फिर बात करते हैं थुंगन समिति की। तो 1988 में ये समिति बनाई गई। इसने भी अपने कुछ प्रावधान दिए गए, लेकिन उतने बड़े प्रावधान नहीं थे कि हम उन्हें कंसीडर कर सकें यहाँ पे। फिर गाडगिल समिति भी 1988 में बनाई गई। ये भी पंचायती राज व्यवस्थाओं को सुचारू करने के रूप में थी। अब बात करते हैं हम 73वां संविधान संशोधन की। बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की। जब हम 73वें संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार
ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगी। जो राज्य है वो कदम उठाएगा, वह उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करेगा। ये सब हमारी अनुच्छेद 40 के तहत बताया गया है, जो गांधी जी के विचारों से मेल खाता हुआ अनुच्छेद 40 है। इसमें इसका वर्णन किया गया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 से नागौर जो है राजस्थान का, वहाँ पे तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। फिर भाग 9 जोड़ा गया पंचायती राज के रूप में। आप देखते हैं कि भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज जोड़ा गया इसमें। फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय थे और कुल 16 अनुच्छेदों को इसमें लाया गया था। बात करते हैं कि यह प्रदेश को में 25 जनवरी मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994 से लागू हो गया था। इस दौरान राज्यपाल जो शफी अहमद कुरैशी थे, वो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रताप सिंह बघेल जी थे। आपको इन दिनों का नाम याद रखना है, विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा के लिए, है ना। स्थानीय निकायों, पंचायती एवं नगरीय निकायों, इन नगरीय निकाय दोनों में जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% आरक्षण करने वाला बिहार के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य था। यह प्रावधान प्रदेश में 2007 में पारित कर दिया गया और 2009 से लागू कर दिया गया था और 2014 में पहली बार इसके अंतर्गत चुनाव करवाए गए थे। बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन नियम को लागू करने में। तो सर्वप्रथम विधेयक जो है कर्नाटक ने प्रस्तुत किया था। जो विधेयक दिया था वो कर्नाटक राज्य ने, परंतु उसे लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वह मध्य प्रदेश है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विकास क्रम। अभी हमने देखा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कैसा विकास रहा। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विकास क्रम। वर्ष 1962 की बात करते हैं तो काशी प्रसाद पांडे समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 लागू हुआ। पंचायत जो ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वप्रथम 1965 में चुनाव संपन्न कराए गए। जनपद स्तर पर प्रथम बार 1971 में चुनाव संपन्न कराए गए। 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। फिर 25 जनवरी 1994 को यह लागू कर दिया गया। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में अभी तक 5 बार संशोधन हो चुके हैं। बात करते हैं पंचायत दर्पण पोर्टल। ये पंचायतों के जो कार्य है, इनकी निगरानी व मूल्यांकन हेतु सभी ऑनलाइन है। जितनी भी पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में, और इन पंचायतों में क्या क्या काम चल रहा है, इनकी मॉनिटरिंग करने कि हर जो व्यक्ति है इसको मॉनिटर कर सके। ग्राम का जो निवासी है वह देख सके कि पंचायत में कितनी धनराशि आ रही है और कितना खर्च किस धनराशि में का जो खर्च है वो किस कार्य के लिए हो रहा है और कौन सा कार्य किस तरह से चल रहा है। ये सभी आप पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से जान सकते हैं। अब बात करते हैं पंचायत राज संचालन का गठन 6 दिसंबर 2007 को किया गया। राजीव गांधी जो संजय गांधी है, संजय गांधी युवा केंद्र युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान है, इस पचमढ़ी में अवस्थित है। इसकी 1980 में स्थापना की गई थी। आप जब पचमढ़ी जाएंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि जो संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान वहाँ पे है, जहाँ पे 1980 में तात्कालिक जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एवं पंचायती राज, यह जबलपुर में अवस्थित है। 2001 में ग्राम स्वराज की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। राइट टू रिकॉल का प्रथम प्रयोग भी अनूपपुर जिले में हुआ, जहां पर पल्लविका पटेल को यहाँ पे इस बिल के माध्यम से वापस बुला लिया गया था। राइट टू रिकॉल ऐसा प्रावधान है कि चुनाव होने के बाद भी वहाँ की जनता अगर चाहे तो अपने प्रतिनिधि को बदल सकती है या उसे वापस बुला सकती है। राइट टू रिकॉल का प्रयोग चुनाव के 2 वर्ष बाद एवं कार्यकाल पूर्ण होने से 6 माह पूर्व ही किया जाता है। इस हेतु 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जो वहाँ के मतदाता होते हैं उनमें से 2/3 लोगों की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अनिवार्य प्रावधान। जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में जो पंचायती राज है उसमें ग्राम सभा का गठन करना है, गांव में पंचायत का गठन करना है, माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था करना है। फिर तीनों स्तरों पर सभी सीटों हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे। फिर पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम 21 वर्ष आयु रखी गई है। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण रखे गए हैं। सभी स्तरों में महिलाओं के लिए 1/3 33% आरक्षण की बात की गई है। पंचायती राज चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। पंचायत राज की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। तो ये सारे जो कार्य ये अनिवार्य प्रावधान किए गए। और जो ऐच्छिक प्रावधान किए गए हैं पंचायती राज में, तो पंचायतों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण, इसमें 29 विषयों के अलावा अन्य विषय को भी सौंपा जा सकता है, जो वहाँ के स्थानीय विषय भी हो सकते हैं या किसी राज्य में अगर कोई चाहे तो उस स्तर पर भी हो सकते हैं।
फिर पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, ये सारे ऐच्छिक प्रावधान में आ जाते हैं। ग्राम स्वशासन की जब बात करें तो ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश में 23,000 के लगभग है, जनपद पंचायत 313 है और जिला पंचायत 52 है। ये सारे अभी ग्राम स्वशासन के अंग हैं। अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 की। तो ग्राम स्वशासन जो है इसमें जनसंख्या जो है 5,000 होनी चाहिए ग्राम पंचायत में, जनपद में 20,000 तक होनी चाहिए और 1 लाख तक होना चाहिए, 1 लाख से ज़्यादा जिला पंचायत में। तो 5,000 तक की लिमिट और 5,000 से 20,000 में जनपद और 20,000 से 1 लाख तक जिला पंचायत, ये सभी शर्तें हैं। अब बात करते हैं मतदाताओं की। तो 1,000 तक ग्राम पंचायत मतदाता, जनपद में 5,000 मतदाता व 50,000 जिला पंचायत में। वार्ड संख्या 10 से 20 हो सकती है ग्राम पंचायत में, जनपद में 10 से 25 हो सकती है और जिला में 10 से 35 हो सकती है। यहाँ पे जो प्रमुखों की अगर हम बात करें तो जो ग्राम पंचायत होती है इनके प्रमुख को सरपंच कहते हैं, जनपद पंचायत के प्रमुख को जनपद अध्यक्ष व जिला पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उन्हें जिला अध्यक्ष कहा जाता है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है प्रत्येक का, और इनकी जो न्यूनतम आयु है निर्वाचन के लिए वो 21 वर्ष रखी गई है। और जो बहुमत की हम बात करते हैं तो 2/3 बहुमत इनको होना चाहिए निष्कासन के लिए, राइट टू रिकॉल के लिए, सभी के लिए। फिर चुनाव प्रक्रिया क्या है, सरपंच और जब उप सरपंच की बात करते हैं आप यहाँ पे जो ग्राम पंचायत में, तो सरपंच प्रत्यक्ष रूप से, उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से, जो पंच होते हैं उन्हीं में से एक को उप सरपंच बना दिया जाता है। बात करते हैं जनपद पंचायत के प्रमुख की, जो अध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पहले जनपद सदस्य चुने जाते हैं और इन्हीं में से एक को जनपद अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर जिला पंचायत की बात करें तो जितने भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं उन सभी में से एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। बात करते हैं ग्रामीण व शहरी निकाय संबंधित अनुच्छेद की। तो ग्रामीण व शहरी निकाय संबंधी जो अनुच्छेद हैं हम दोनों को एक साथ यहाँ पर पढ़ लेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्रामीण निकाय के और शहरी निकाय दोनों के जो अनुच्छेद हैं हमारे आर्टिकल 73 व 74 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आते हैं वो दोनों को हम साथ में देख लेंगे। जब बात करते हैं 243 अनुच्छेद की और अनुच्छेद 243 की, तो इसमें परिभाषाएं दी गई है। ग्रामीण जो निकाय है और शहरी निकाय, इन सब की परिभाषा इनमें वर्णित है। बात करते हैं 243 की, तो इसमें ग्राम सभा के गठन की बात की है, इसमें ग्राम सभा के गठन की बात करती है। फिर अब बात करते हैं 243 की, तो आपको याद रखना है 243 की और 243 इन दोनों में क्या है, पंचायत व नगर पालिका का गठन। जो 243 कहता है पंचायत का गठन कैसे होगा और 243 बोलता है नगर पालिका का गठन कैसे होगा। आपको ये चार्ट के माध्यम से दोनों साथ में इसलिए पढ़ा दिया जा रहा है कि आप इसे याद कर पाएँ एक साथ। तो BQ आपको याद रखना है, इसमें क्या बात की गई है, पंचायत व नगर पालिका के गठन की। अब हम देखते हैं आगे कि 243 जो है C और R में आप देखेंगे कि C और R में पंचायत व नगर पालिका की संरचना की बात की गई है। तो आपको मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं इन्हें याद रखना है कि CR जो होते हैं उसमें हमें किसकी बात की गई है, संरचना त्रिस्तरीय कैसे है। फिर जो 243D और 243T है, ये दोनों जो DT है आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण कैसे होगा, कैसे मिलेगा। तो इन सबको हम देख लेंगे कि महिला, SC ST इन सब के आरक्षण की बात किन में की गई है। जो ग्राम पंचायत जो अपने 73वें संविधान संशोधन के तहत 243D में और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो अनुच्छेद जोड़ा गया 243T में इसकी बात की गई है, जो शहरी निकाय की बात करता है, स्थानीय शहरी निकाय की। अब बात करेंगे हम 243E की। तो 243E और 243U ये बात करते हैं अवधि की, कि कार्यकाल क्या होगा, पंचायत जो है उनका कार्यकाल क्या होगा, या भी जो शहरी निकाय है इनका टेन्योर क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा। तो EU ये इनका कार्यकाल होगा। अब FB की बात करते हैं। सो सदस्यता के लिए जो है निहरताएँ क्या होंगी, कि सदस्य जो है उनके लिए निहरताएँ कैसी होंगी, ये सभी चीज़ों का वर्णन भी FB में किया गया है। 243F कहता है कि पंचायतों में सदस्यता का निर्धारण, और 243B कहता है कि हमारे जो शहरी प्रशासन है उसमें। बात करते हैं अनुच्छेद 243G व 243W की। तो जब G जो बोलता है कि शक्तियाँ, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार व उत्तरदायित्व क्या होंगे, इन सब के बारे में 243G बोलता है। और 243 जो W है वह स्थानीय प्रशासन जो है, नगरीय स्थानीय प्रशासन, उनकी शक्तियाँ, उनके प्राधिकार व उत्तरदायित्व की बात करता है। बात करते हैं आर्टिकल 243H की व X की। तो H और X जो है वो बात करते हैं करारोपण की शक्तियों की, कि करारोपण की शक्तियाँ क्या होगी, इन्हें हमें देखना है। फिर आर्टिकल जो H है ये तो आपको पंचायती राज व्यवस्था में, और X जो है स्थानीय शहरी प्रशासन में करारोपण की शक्तियों के बारे में। बात करते हैं 243I की
और 243 वाई की। तो राय जो राज्य है उसके वित्त आयोग की बात करते हैं। आप वैसे भी जानते हैं कि 243 आई मतलब इनकम, इनकम से वित्त की बात होगी, ये पंचायती राज व्यवस्था में। और वाई जो है, वाई से शहरी रूप में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 243 जे की। 243 जे और 243 जेड ये लेखा संपरीक्षा की बात करते हैं। जो आप कई बार गांव में बोलते हैं ना कि जेठ जी, तो ये है, ये लेखा जोखा का काम करते हैं गांव में, तो उनको लेखा संपरीक्षक बोल सकते हैं आप। लेखा संपरीक्षक का काम ये करेंगे। तो हमने देखा कि जो जे हैं ये पंचायती राज व्यवस्था में, और 243 जेड जो है ये स्थानीय शहरी प्रशासन में लेखा संपरीक्षा का कार्य करेंगे। बात करते हैं 243 के और 243 जेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 243 के अंतर्गत आता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था, उसके राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन कहाँ किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था में 243 के में। और जो स्थानीय शहरी प्रशासन है उसमें राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन 243 जेड ए में किया गया है। यह आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। बात करेंगे अब हम आर्टिकल 243 एल की। तो 243 एल और 243 जेड भी ये बोलता है राज्य संघ क्षेत्रों पर लागू होना। राज्य संघ क्षेत्रों पर जो कानून और जो नियम लागू होंगे उनकी बात करते हैं पंचायती राज में 243 एल और 243 जेड भी शहरी प्रशासन में। बात करेंगे 243 ओ और 243 जेड जी की। इनके निर्वाचन संबंधी जो मामले हैं वो न्यायिक हस्तक्षेप का इनमें वर्जन किया गया है। इस तरह से हमने इन आर्टिकलों को देखा। अब हम देखते हैं जो प्रमुख आर्टिकल और इसके अलावा बचते हैं। आर्टिकल 243 जेड डी। आर्टिकल 243 जेड डी बोलता है जिला योजना समिति। जो जिला योजना समिति होगी इसके तहत जो दंतेवाला एवं हनुमंत राव जो समिति गठित की गई थी, इन्होंने मतलब बताया है कि कैसे जिलों का गठन होगा और जो जिला योजना कैसे कार्य क्रियान्वयन करेगी ये सब। और जो जिला योजना समिति होता है इनके जो अध्यक्ष होते हैं वह जिले का प्रभारी मंत्री होता है। जैसे कि आप समझ लेते हैं कि छिंदवाड़ा जो जिला है इसके अभी वर्तमान में प्रभारी मंत्री श्री कमल सिंह पटेल हैं। तो कमल पटेल जी जो हैं वो यहाँ की जिला योजना समिति के भी अध्यक्ष होंगे। उसी तरह किसी अन्य जिले का भी हो सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 243 जेड ई की। तो 243 जेड ई महानगर योजना समिति की बात करती है, जो स्थानीय प्रशासन से आ जाती है। महानगर योजना समिति की बात करते हैं हमने अभी तक देखा ग्रामीण शहरी प्रशासन के बारे में। अब हम देखते हैं शहरी स्थानीय निकाय व 74वां संविधान संशोधन 1992। अभी तक हम 73वां संविधान संशोधन देख रहे थे। फिर हमने जो देखा कि पंचायती राज व्यवस्था एवं जो शहरी स्थानीय प्रशासन है उन दोनों के जो हमने संयुक्त रूप से सारे अनुच्छेदों का वर्णन किया। अब हम आगे चलते हैं, जो भाग ए है 9A, भाग 9A जिसमें दिया गया है कि शहरी प्रशासन, इसके बारे में जो दिया गया है उन सब का हम देखेंगे वर्णन। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक के यहाँ पर शहरी स्थानीय निकायों की बात की गई है। 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची, इसको जोड़ा गया है। इसमें कुल 18 विषय रखे गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 डब्लू है, 243 डब्लू भी इसी में समाहित कर दिए गए है ना। अब हम बात करते हैं कि नगरीय जो प्रशासन है, नगर प्रशासन, उसमें नगर पंचायत जो है वर्तमान मध्य प्रदेश में 264 है और नगर पालिका जो परिषद है वो 98 है। नगर निगम कुल मिला के 16 है अभी वर्तमान में। 2 और प्रस्तावित हैं लेकिन अभी उनको नहीं जोड़ा गया है। फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की बात करें तो नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन में जनसंख्या क्या होना चाहिए। तो जो नगर पंचायत, हम जैसे कि जानते हैं 3 स्तर है इसके, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। 10,000 तक की जो जनसंख्या होती है वहाँ पर नगर पंचायत का उसे दर्जा दे दिया जाता है। 10,000 से लेकर 3,000 तक जो एरिया होते हैं जिनमें, तो उन्हें नगर पालिका का दर्जा दे दिया जाता है। वह 3 लाख से अधिक होने पर नगर निगम का दर्जा दे दिया जाता है उन शहरों को। अब हम बात करते हैं कि न्यूनतम मतदाता वहाँ कितने होना चाहिए। 5,000 होना चाहिए, नगर पालिका में 50,000 होना चाहिए, व नगर निगम में 1 लाख होना चाहिए। फिर वार्ड संख्या 10 से 20 हो सकती है नगर पंचायत में। फिर यहाँ पर जो नगर पालिका होती है 20 से 40 हो सकती है, और नगर निगम में 40 से 70 तक के वार्ड हो सकते हैं। इनके जो प्रमुख है उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रमुख इनके अध्यक्ष होते हैं नगर पंचायत के, नगर पालिका के भी अध्यक्ष, लेकिन जो नगर निगम है इसके महापौर या मेयर कहलाते हैं। कार्यकाल इनका सबका 5 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु का निर्धारण यहाँ भी 21 वर्ष किया गया है। इन सभी का जो चुनाव किया जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो हमने ये जाना नगरीय स्वशासन के बारे में। अब मध्य प्रदेश में नगरीय स्वशासन जो है, नगरीय निकाय, इसका विकास क्रम क्या है। तो सबसे पहले 1864 में मध्य प्रदेश में जबलपुर को नगर निगम बनाया गया। फिर 1960 में दतिया को नगर पालिका बनाया गया था। भोपाल राज्य जो है वहाँ प्रथम नगरीय संस्था जो मजलिस इंतजामिया 1907 में इसकी स्थापना की गई थी।
फिर स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1961 संचालित किया गया। फिर 74वें संविधान संशोधन के बाद नगरीय निकायों की वास्तविक व संवैधानिक स्थापना के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 पारित किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय नगरीय निकायों की स्थापना की बात की गई। हम देख चुके हैं नगर पालिका, जो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। 1999 में उप महापौर का पद को समाप्त करके स्पीकर के पद को मध्य प्रदेश में सृजित किया गया है। उप महापौर के पद को हटा दिया गया है। बात करते हैं नगर निगम आयुक्तों की। तो नगर निगम आयुक्त है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और निगम बजट को ये तैयार करने का कार्य करते हैं और वेतन भत्ते इनको निगम कोष से ही दिए जाते हैं। जो अब हम मुख्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। जो कमला जान कटनी से प्रदेश की पहली जो है किन्नर महापौर थी। जो कमला जान की हम बात करते हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया था, यह पहली किन्नर महापौर है थी। फिर कमला बुआ की बात करते हैं तो कमला बुआ सागर में 2009 में किन्नर महापौर बनाई गई थी। तो हमें ये बहुत जान लेना जरूरी है कि कमला जान जो है ये कटनी में प्रदेश की पहली किन्नर महापौर थी और कमला बुआ सागर में 2009 में किन्नर महापौर रही हैं। अब शबनम मौसी की बात करते हैं। यहीं से जुड़ा हुआ एक किन्नरों की हम बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट आप जान लीजिए। शबनम मौसी सोहागपुर जो शहडोल है वह देश की पहली किन्नर विधायक रही हैं, जो 1998 से लेकर 2003 तक इनका कार्यकाल रहा है। राज्यपाल द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम में क्रमशः 2, 4 और 6, नगर पंचायत में 2, नगर पालिका में 4 और नगर निगम में 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नगर निगम जो निकाय दिवस है वह 2 नवंबर को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग के प्रथम जो सचिव थे श्री प्रकाश चंद थे। निर्वाचन आयोग के जो प्रथम सचिव रहे हैं श्री प्रकाश चंद रहे हैं। धन्यवाद साथियों, आप हमारे साथ इसी माध्यम से जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर व टेलीग्राम में इनसाइड MPPSC इनसाइड एकेडमी के नाम से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।